आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित की मैराथन क्लास कराएंगे। इस मैराथन क्लास में इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर के समय यदि आपको रिवीजन करना पड़े तो कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन किस प्रकार करते हैं, प्रत्येक टॉपिक भी कवर हो जाएं और कम समय में रिवीजन भी हो जाए। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने का नियम। जो पूर्ववर्ती संख्या है उसे ज्ञात करने का नियम ये है कि जो संख्या दी है उसमें एक घटा देंगे, यानी पूर्ववर्ती का मतलब ये है पहले की संख्या। जैसे 16 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, एक घटा देंगे 15। एक एक एग्जाम्पल समझते रहेंगे। अनुवर्ती संख्या पूछी जाए या उत्तरवर्ती संख्या पूछी जाए तो इसका मतलब ये है किसी भी संख्या के बाद की संख्या, तो उस संख्या में एक जोड़ देंगे। जैसे 24 की पूछी जाए तो 24 की कितनी होगी, 25, यानी एक जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हुई और उसके उत्तरवर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे 1000। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, इसमें एक जोड़ देंगे। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में आपको क्या करना है कि जो संख्या दी है उसमें माइनस का चिन्ह लगाना है। जैसे 15 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -15। आपको कुछ नहीं करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। अगर पहले से माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको समझना है। केवल माइनस का चिन्ह लगाना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में जो संख्या दी होगी वो पलट जाएगी, केवल संख्या पलटेगी, चिन्ह से कोई मतलब नहीं हमें। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपकी 3/2 का गुणात्मक कितना होगा, 2/3। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कोई संख्या दी है जैसे 28, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसे इसके बट्टे में 1 मान लेंगे और संख्या पलट देंगे। इस प्रकार होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जातिमान। जातिमान का मतलब यह है किसी अंक का जातिमान वह स्वयं अंक होता है। यदि किसी संख्या में पूछा जाए, जैसे ये संख्या है, इसमें जो पूछा जा रहा है कि 7 का जातिमान बताएं, तो 7 का जातिमान 7 ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर समझना है। अब देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जिस स्थान पर अंक होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। आपको वीडियो को केवल सुनना है, आपको सुनते ही सुनते समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 टाइप हैं। एक टाइप तो ये है जब कोई संख्या बिना दशमलव के हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में कितना दिया है, ये दिया है 8365 और इसमें पूछा गया 3 का स्थानीय मान। 3 यहाँ पर है, इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो, इस प्रकार हो गया। तो ये तो था साधारण संख्या में। अब देखते हैं दशमलव में। दशमलव में क्या होता है, दशमलव में पूछा जाएगा, दशमलव में ये है, दशमलव में ये नियम है, जैसे 0.6243 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना होगा, 2 कहाँ पर है, 2 है ये, तो एक बार 2 लिख लें और दशमलव तक कितने अंक हैं उतने जीरो लगाकर और दशमलव लगा दें। ये तरीका है, ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वह संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इस प्रकार है। लेकिन आपके पेपर में ये पूछी गई हैं 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं। तो 80 से 90 के बीच में आप यहाँ पर देखेंगे 80 से 90 के बीच में कौन सी होती हैं, 83 और 89। और 30 से 40 के बीच में पूछी गई हैं, तो 30 से 40 के बीच में 31 और 37। नेक्स्ट देखते हैं, ये भाजकता के नियम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दो किसी कोई संख्या दी है, जैसे ये संख्या दी है, आप कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो इसमें क्या देखेंगे, जो इकाई अंक है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो उस संख्या में पूरा भाग चला जाएगा। 3 का नियम क्या है, इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या नियम है, इन सभी अंकों को जोड़कर यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 4 का अंक, 4 का कब भाग जाएगा, 4 का
भाग जाने का ये नियम है कि अंतिम 2 अक्षर में यदि 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 5 के लिए इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए 3 दूनी 6 होते हैं तो 2 का नियम और 3 का नियम दोनों लगने चाहिए। 7 के लिए इकाई अंक को छोड़कर बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देंगे तो जो बचेगा उसमें यदि 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। 10 के लिए क्या देखेंगे, 10 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए। 11 के लिए सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर करेंगे। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर करेंगे तो वो क्या निकलेगा, या तो 11 से विभाजित हो या 0 हो। पहले उनका योग करेंगे, योग के बाद जो आएगा उनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे, घटा देंगे तो या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो। अब देखते हैं अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आएगा तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये दिया है 1, 0, 9, 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या यानी 0 को भी समाहित कर लें। ठीक है, 0 को ही समाहित कर लें। इससे पहले एक प्रश्न ये देखते हैं, ये सरल पड़ेगा, 0 वाला कठिन पड़ता है। तो ये कोई अंक दिए हैं तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे बड़ी लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। अब यहाँ पर क्या है, आपको सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ी बनाने के लिए आपको बड़ी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़ी में क्या है, सबसे बड़ी संख्या पहले ले लो ये, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ये आप कर सकते हैं बड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो ये कोई संख्या दी हैं तो पहले लिखेंगे सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। ठीक है, इस प्रकार। अब यदि शून्य दिया हो बीच में, ये समझना है आपको। जैसे ये शून्य दिए हैं, शून्य को 0 को दूसरे नंबर पर रखेंगे, 0 को क्या है दूसरे नंबर पर रखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या 0 को छोड़कर सबसे छोटी संख्या 2 है। अब उसके बाद 0 रख देंगे। ठीक है, 1 0 है तो 1 0, 2 0 है तो 2 0, ये नियम है। नेक्स्ट देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9999 और छोटी संख्या 1000 है तो घटा देंगे तो इतना आएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि 3 बार लगातार किसे लिखा जा सकता है, आई को, एक्स को, सी को और एम को। एक बार ही लिखा जा सकता है। आपके पेपर में ये पूछा गया था कि विकल्प में दिए थे कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसे दोबारा यानी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो ये वी, एल और डी है। वी का मतलब क्या है 5, एल का मतलब क्या है 50 और डी का मतलब ये है 500। इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, ये एक बार ही लिखे जाते हैं। तो 1 को आई कहते हैं, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल और 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। हमने आपको बता दिया कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बी एल डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बिंदु समझते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नुकीली पेंसिल से एक कागज़ पर एक सूक्ष्म चिन्ह लगाने पर जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे हमने ये बनाया, ये बिंदु है। किरण किसी बिंदु से एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को किरण कहते हैं। जैसे ये है आपका तल। ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई तथा चौड़ाई हो उसे तल कहते हैं। तलखंड, तल का वह भाग जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई निश्चित हो उसे तलखंड कहते हैं। रेखाखंड, एक समतल में स्थित 2 बिंदुओं पर परस्पर मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। वक्र क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति को ही वक्र कहते हैं। रेखाएं के प्रकार सरल रेखा है जो सीधी रेखा हो वो सरल रेखा, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तल के प्रकार समतल यानी जो तल समतल हो वह समतल कहलाएगा। वह सतह जो
सभी स्थान पर एक समान हो, समतल वक्र, वह सतह जो ऊबड़ खाबड़ हो वो वक्र तल कहलाएगा। कोण को समझते हैं। एक ही प्रारंभ बिंदु वाले दो किरणों के मध्य झुकाव से बनी आकृति कोण कहलाती है। कोणों के प्रकार हैं, कितने हैं? 5 हैं। न्यून कोण, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 से छोटा हो। समकोण, वह कोण जो 90 डिग्री का हो। अधिक कोण, वह कोण जो 90 तथा 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा हो। सरल या ऋजु कोण, 1 से 80 का कोण। बृहत कोण जो 1 से 80 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो। ये पूछा गया है आपके पेपर में। वृत्त को समझते हैं। ये पॉइंट है, ये वृत्त का केंद्र है। ये OA ये वृत्त की त्रिज्या है और ये AB ये वृत्त का व्यास है। इसका सूत्र क्या है व्यास का? व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या और त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी। ठीक है, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। तो आप व्यास का आधा कर देंगे, व्यास का आधा कर देंगे और जो त्रिज्या मिलेगी यानी R मिल जाएगी यहाँ से, और R मिल जाएगी, भाग लगा के देखते हैं। 2 तिया 6, कितने बचे? 1, 2 छिंग 12, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमें मिला 3.6 सेंटीमीटर। इसको प्रकार में पटरी की सहायता से इस प्रकार भर लेंगे और ये बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर। एक हमने बना के दिखा दिया है, आप इसी प्रकार बनाएंगे। प्रकार की सहायता से 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर उसका व्यास भी लिखिए। तो व्यास का हमने फॉर्मूला यहाँ बताया है। यहाँ पर व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो इस प्रकार आप बना लेंगे। और वृत्त बनाने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या चाहिए। यदि पेपर में व्यास दिया है तो त्रिज्या सूत्र से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ये आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोटि पूरक कोण। ये परिभाषा पूछी जाती है। यदि 2 कोणों का योग 90 है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं या फिर पूरक कोण कहेंगे। जैसे एक 40 है, दूसरा 50 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं संपूरक कोण। यदि 2 कोणों का योग 1 से 80 है, 1 से 80 है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका ये 60 डिग्री का कोण बनाना या 60 अंश का कोण बनाना। किस प्रकार बनाएंगे ये समझ लेते हैं। आपको ये बनानी है आकृति, ये बनाकर पेपर में आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पटरी और प्रकार की सहायता से बनाने को आता है। तो आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार एक लाइन कर लेंगे, उस पर एक दूरी प्रकार और पटरी और यानी पटरी से या प्रकार में हम कोई नॉर्मल एक दूरी ले लेंगे। अब प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ, एक समझ लेते हैं। प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, इस प्रकार कर देंगे। अब दूरी को हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, उसी दूरी से प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ और पहला चाप लगाएंगे। जहाँ पहला चाप लगेगा वो 60 का लगेगा, यानी 60 के लगते हैं। तो ये आपका बन गया 60 का। ठीक है, आप सही से बना लेना इसे इस प्रकार। नेक्स्ट है 120 का। पहला चाप लगा था आपका 60 का, ये पहला चाप 60 का है और इस पे आप प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरा चाप मार देंगे ये, अब दूसरा लगेगा 120 पर। इस प्रकार आप बना लेंगे। अब देखते हैं 30 का। तो 30 के लिए आपको क्या करना है, जो पहला चाप 60 पे लगा है, अब यहाँ से प्रकार को रखेंगे, प्रकार की नोक, और ये चाप मार देंगे पेंसिल से। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ये चाप मार देंगे तो कोण अर्धक हो गया। 60 का आधा 30 हो गया। अब 90 का कैसा बनाएंगे? 90 के लिए पहला 60 का ये बनेगा। अब यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे और चाप लगाएंगे ये। ठीक है, जब ये चाप लगेगा तो अब दोनों से, इससे एक चाप ये मारेंगे, इससे एक चाप ये मारेंगे और ये मिला देंगे तो ये 90 का बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को समझते हैं। पिक्टोग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ये कोई दिया होगा आपको, साड़ी इस प्रकार की दी होगी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मोटरसाइकिल से 3 छात्र आ रहे हैं, सार्वजनिक बस से 4, स्कूल बस से 10, साइकिल से 6 और पैदल 7। अब यहाँ पर ये देखना है आपको, इस प्रकार का ये चित्र बनाना है।
अब इन सभी का लासा ले लेंगे, मासा, इन सभी का एक तरीका है मासा ले लें। तो इन सभी का जो मासा निकलेगा वो 1 निकलेगा। ठीक है, जब मासा लेंगे वही यहाँ पर मान लेंगे। एक चित्र ये हमने बनाया है, इस चित्र के बराबर 1 विद्यार्थी। अब हमें मोटरसाइकिल के लिए कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, कितने छात्र आ रहे हैं, 3। ठीक है, जब 1 माना है 1 का भाग लगा देंगे। ठीक है, सभी में 1 का भाग लगाएंगे तो वही संख्या रहेगी। तो इस प्रकार सार्वजनिक के 4 चित्र बनेंगे, स्कूल बस के 10 बनेंगे, साइकिल के 6 बनेंगे, पैदल से आने वाले छात्रों के 7 बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें भी पिक्टोग्राफ बनाया गया है। इसमें क्या करेंगे, हम इनका जो मासा लेंगे, वो 50 आएगा। आप लेकर देख लें। अब 50 आएगा तो 50 का इसमें भाग लगाएंगे। 50 का भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। 50 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। 50 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। 50 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। 50 का भाग लगाएंगे तो 9 बार जाएगा। तो अब हमें कितने चित्र बनाने हैं, गुलाब के 6, गेंदा के 5, जूही के 2, डहेलिया के 3, रजनीगंधा के 9। तो ये चित्र हमने इस प्रकार एक अनुमान से बना दिए हैं। ये हमने मान लिया फूल के आकार का। एक चित्र कितने के बराबर है, 50 के। तो 50, 50, 50, 50, 50, 50, तो आप जोड़ेंगे 300 हो जाएंगे। 100, 2 से 3 से। ठीक है, यही इस प्रकार से ही आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका बार ग्राफ यानी दंड आरेख। तो ये पूछा जाए तो आप ये बना सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इसमें क्या करना होता है, जैसे ये दिए हैं 450, 300, 450, 350, 500, 550, यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। यहाँ पर पैमाना मानना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक। 100 अंक के हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक, ये 100 पर हमने कर दिए। जब 100 पे कर देंगे तो उसमें जो बीच में होगा वो 50 होगा। ठीक है, जब हमें बीच में 2.5 से 3 से 2.5 से 4.5 से इस प्रकार से यदि बनाने हो तो हम बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये समझने वाली बात ये है कि जो हम स्तंभ बनाएंगे, ये बीच में गैप है वो सभी का समान रखेंगे। ठीक है, इतनी कोशिश ये करेंगे, ये सभी में समान होनी चाहिए जिससे दिखने में अच्छा लगे। तो इसी प्रकार आप बना लेंगे। जैसे ये वाली लाइन हमने पहला कितने पे है, 450 पे, तो हम 450 पर जाएंगे। 450 कहाँ है, ये है। इसकी सीध तक हम यहाँ फॉन्ट रख लेंगे और इस प्रकार बना देंगे। इसकी चौड़ाई हम समान रखेंगे। ठीक है, ये चौड़ाई समान रख के हमने ये बना दिया, इस प्रकार बन गया। अब जगह छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कौन है, नमिता है। नमिता कितने पर है, 300 पर। तो नमिता 300 की सीध में ये, 300 की सीध में ये हम बना देंगे। तो इस प्रकार ये सभी आप देखते रहेंगे। दीप्ति कितनी है, 400, तो 400 ये है, तो इसकी सीध पर ये। ठीक है, ये दिए हैं आपको, यहाँ से देखकर इसी के सीध पे ये बनाने हैं। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हो सभी। नेक्स्ट है आपका पाई ग्राफ से देखते हैं। ये प्रश्न पूछे जाता है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस श्रेणी में है। ये पाई ग्राफ बना है। ठीक है, ये पूरा क्या बना है, आपका पाई ग्राफ बना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर देंगे। समझते हैं दोस्तों क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 180 अंश का जो आपका कोण बनना है वो द्वितीय श्रेणी का है, तो आंसर दे देंगे द्वितीय श्रेणी। सबसे कम है आपके, इसमें पूछा गया है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण सबसे कम है आपके प्रथम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 90 उत्तीर्ण है, यहाँ 180 हैं, तो प्रथम श्रेणी में। अब यहाँ पर पूछा गया प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुल आपके परीक्षा में कितने शिक्षार्थी हैं, 60। कुल कितने हैं, 60। और ये कितने का है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनका अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम श्रेणी में है 60, प्रथम श्रेणी में कितने हैं, 60। और ये पूरा जो बनता है वो 360 का बनता है, कुल 360 का। और हमारे पास कुल छात्र कितने हैं, 60। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये भाग लगा देंगे,
6 6 या 36 और 6 का भाग यहाँ पर लगाएंगे, 6 दई 60 यानी कितने निकले 10, 10 ये निकला। द्वितीय श्रेणी में कितने, द्वितीय श्रेणी में आप देखेंगे 180, तो 180 बट्टे 360, 180 बट्टे 360 गुणा 60 का करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 6 बार और 6 3 18 30, तो द्वितीय श्रेणी का निकला 30। अब अनुपात जो बनेगा वो कितना बनेगा 10:30, 10:30 या फिर इसे कह सकते हैं 1:3, ये आंसर है, ठीक है। अब पाईग्राफ का जो डिटेल में चित्र है उसे समझ लेते हैं। जैसे ये साड़ी दी है और पूछा जाएगा आपसे पाईग्राफ में इसे बनाइए। पाईग्राफ का मतलब ये है इस प्रकार आपको बनाना होगा डिग्री में, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र है वो बच्चों की संख्या बट्टे कुल बच्चे इंटू 360, ये आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चों की संख्या यानी पैदल 18 आ रहे हैं, तो 18 ये लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार लिख लेते हैं 18, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों की संख्या, कुल बच्चे कितने, इनका योग करेंगे तो ये 60 आएगा। नहीं तो इसमें दिया होगा, इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप इसका योग करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार लगाएंगे, बच्चों की संख्या 18 और कुल बच्चे कितने हैं 60, और 360 अपनी तरफ से रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें ये बनाना है, ये पूरा 360 का होता है। तो 360 में से इनका पैदल आने वाले छात्रों का हिस्सा कितना होगा वो निकल आएगा। तो कितना निकला है ये निकला है 108, ठीक है। इसी प्रकार सभी कर लेंगे। जैसे ये है साइकिल से 10, तो बच्चों की संख्या बट्टे कुल बच्चे, तो इसी प्रकार 60, साइकिल से 60, रिक्शा से 48, मोटरसाइकिल से 54 और बस से 90 निकलेंगे। तो इस प्रकार इनको यहाँ पर दर्शा देंगे, ठीक है। जो बड़ा है उसका हिस्सा बड़ा कर देंगे, जो छोटा है उसका हिस्सा छोटा कर देंगे, और इसी प्रकार सभी को दर्शा देंगे। पैदल, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस। तो ये था आपका कौन सा था पाईग्राफ। तो पाईग्राफ का भी समझ गए, पिक्टोग्राफ का भी समझ गए। बोडमास का नियम समझ लेते हैं, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक में भी रेखा कोष्टक पहले खोलेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद सबसे बड़ा। ऑफ का मतलब होता है का। फिर उसके बाद ये सभी चिन्ह दिए हों तो उसमें से पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, ये बोडमास रूल के अनुसार पता पड़ता है। भाग का, उसके बाद गुणा का, जोड़ का, घटाव का। तो ये इस प्रकार 1-2 प्रश्न समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोष्टक लगा है तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो 8 दूनी 16, अब 16 में से 13 घटाएंगे। जब 8 दूनी 16, लेकिन 3 और 13 16, तो 16 माइनस 16 कितना आया 0 आया, ठीक है। इस प्रकार जैसे ये कोष्टक है, ठीक है। और आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा, ये सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, एक हम करा देते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे। कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते हैं ये वाला। तो 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और कोष्टक के बाहर 3 है, तो जब कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में ये गुणा लगाकर ये लिख देंगे। अब हमें ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है, उससे पहले अंदर ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो ये इस प्रकार पुनः ये उतार देंगे। अब ये कोष्टक सॉल्व करेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे 5 आएंगे। अब ये बड़ा वाला कोष्टक हमें मिल गया इस प्रकार। अब 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेंगे, और 11 का भाग 121 में लगाएंगे तो 11 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको समझा दिया। इसी प्रकार आपको सभी ये प्रश्न करने हैं। अब देखते हैं दोस्तों, बीजगणित से आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे ये प्रश्न है 8a माइनस 3b और बीच में लगा है प्लस का चिन्ह, 3a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। कोष्टक खोल देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक के बाद कोष्टक से पहले, इस कोष्टक से पहले ये प्लस का चिन्ह है, तो जो कोष्टक है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमने ये खोल दिए। अब 3 से 3 ये कैंसिल हो गए तो इन्हें जोड़ देंगे। 3a ये कैंसिल होंगे आपके, देख लेते हैं, बी वाले कैंसिल हो जाएंगे, केवल बी वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बी वाले कैंसिल हो गए, तो आपके पास 8 है ये और 3 है ये, 11 ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे ये है, ठीक है। इसमें भी क्या है,
जोड़ घटाव गुणा भाग जो कुछ करना है सजाती जो सजाती हैं उनको कर लेंगे। अब इसमें ये खोल देंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये इस प्रकार लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, तो इस प्रकार लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इस प्रकार लिख लेंगे। तो ये सभी आपस में कट जाएंगे, इसका मान 0 आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें समझाना ये वाला है। जैसे कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक के अंदर जैसे माइनस के एक्स स्क्वायर हैं तो ये प्लस के एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस के 4x हैं, ये माइनस के 4x हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के पद कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे या घटाएंगे ये आप कर लें। तो यहाँ पर दो में से 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक बचेगा, एक एक्स स्क्वायर, लेकिन वो भी माइनस की, क्योंकि माइनस का बड़ा है पद। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 4x, इसमें से चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, चाहो तो x कॉमन ले लो, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, a+b का यदि सूत्र याद है तो पहले पद का वर्ग ये आएगा, दूसरे पद का वर्ग ये आएगा, इन दोनों का गुणा उसका दूना ये आएगा। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इन दोनों का गुणा और वो चिन्ह दूना भी करते हैं, तो इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इस प्रकार आएगा। और इसे क्या है, x की घटती हुई घातों के रूप में आप लिख लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपके मान रखने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिया है, ए की जगह मान रखेंगे, ए की जगह मान रख देंगे आप। जब ए की जगह मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है तो 2 घात लग गई, यहाँ पर ए है तो ये माइनस ए है, ए बराबर -2 है तो -2 रख देंगे आप। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और ये वाला ये 4 दूनी 8, माइनस के 8, ये माइनस के 2। अब क्या करेंगे, 8 और 2 10, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो हम p जोड़ लेंगे, p का मान निकाल लेंगे, इनको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, माइनस के वाई हैं ये प्लस के हो गए। अब यहाँ पर ये 2x हैं, एक ये तो घटा देंगे तो x बचेगा, y प्लस के हैं, y प्लस के, दोनों y प्लस के हैं तो 2y हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपके पेपर में। जैसे रोहित के पास इतने आम हैं, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे, तो घटाने पड़ेंगे ना। पहले उसके पास इतने आम थे और इतने आम दे दिए तो उसके पास ये आम नहीं रहे, तो इसके लिए आप इसको घटा दें, तो ये घटा देंगे, इस प्रकार बनाना होगा। अब देखते हैं ये प्रश्न लासा मासा से ये पूछा जाता है अपवर्तक। तो अपवर्तक आप ऐसे याद रख सकते हैं, फैक्टर निश्चित होते हैं। जैसे 15 है तो हाईएस्ट फैक्टर 15 ही आएगा, तो 15 में एक एक करके भाग लगा लेंगे संख्या का, पहले 1 का लगाएंगे, 2 का लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, 4 का लगाएंगे, 15 तक लगा के देख लेंगे, तो ये फैक्टर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर अपवर्त पूछा है तो मल्टीपल होगा, तो यानी जिसका पूछा जाए उसका पहाड़ा लिख दें, पहाड़ा तो अनंत तक होता है। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं, कहीं तक भी लिख सकते हो आप। तो ये समझने वाली बात थी। और लासा निकालने की, जो आपकी लासा निकालने की क्या है, गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि की बजाय आप लासा भागविध से निकालें, ये तरीका सही है। तो जैसे 8, 12 और 13 का लासा निकालेंगे तो पहले 2 का भाग लगाएंगे, जिस संख्या में जाएगा, 3 में से किसी एक में भी जाएगा तो हम देंगे भाग। तो इस प्रकार हमने 2 का भाग लगाया, तो 2 का भाग 8 में 4 बार गया, 12 में 6 बार और 30 में 15 बार। फिर 2 का चला जाएगा तो हम 2 का लगाएंगे 4 में 2 बार, 6 में लगाएंगे 3 बार, 15 में लगाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 15 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हम किसका लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, क्योंकि हमें ये 2 है तो 2 एकन 2, अब 3 में जाएगा नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे, 15 में जाएगा नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा। तो जब तक 1 ना बन जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो 1 तो ऐसे ही उतार लें, 3 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 15 में भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, अब 5 का जाएगा, 5 एकन 5, ये ऐसे ही उतार लेंगे।
इन सब का गुणा करेंगे, तो इन सब का गुणा करेंगे 120 आएगा। यही 8, 12 और 13 का लासा है। ठीक है, अब ये आपकी मासा निकालने की गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि आप देखेंगे, ये गुणनखंड विधि है। जैसे 15 और 18 का मासा निकालना है तो 15 ये संख्या है, 18 ये संख्या है। गुणनखंड विधि से पहले 3 का भाग लगाया, 5 बार गया, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 3 और 5 हो गए 15 के गुणनखंड। इसी प्रकार 18 के देखते हैं तो 18 में पहले 2 का लगाएगा, 2 का लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 9 में 3 का लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार ये गुणनखंड है और दोनों में जो संख्या मिल रही है वही मासा है। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सूत्र ये है, मासा इंटू लासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। डायरेक्ट दिया होगा, जैसे 2 संख्याओं का मासा 2 है, उनका गुणनफल 48 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। तो जब दोनों का गुणनफल दिया है तो इस प्रकार सूत्र लगाएंगे, मासा इंटू लासा 2 संख्याओं का गुणनफल। कितना दिया है 48, 48 लिख लेंगे। मासा दिया है 2, तो 2 का भाग 48 में लगाएंगे, 24 निकलेगा लासा। इसी प्रकार इसमें आप रख के निकाल सकते हैं। जैसे 2 संख्याओं का मासा 18 है, लासा 504 है, एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या निकल आएगी, मान लगाएंगे, 72 का इसमें भाग लगा देंगे। जब 72 का भाग लगाएंगे तो 126 निकलेगी दूसरी संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रतिशत का। तो प्रतिशत में बदलना, यदि कोई संख्या है उसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। समझ गए? जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो 100 का गुणा करिए, 100 का गुणा करेंगे, फिर हम इसे काट पीट कर लेंगे तो 100 में 2 का भाग 50 बार जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। चाहे दशमलव में दिया हो तब भी हम क्या करेंगे, वही नियम है, 100 का गुणा करेंगे, लेकिन दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो 2 जीरो लग जाएंगे 1 के साथ, तो इससे ये कैंसिल, तो 25% निकला। अब प्रश्न ये आता है कि 30 का कितने प्रतिशत 6 है, या फिर 30 का कितने प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा है वो भाग में लिख दो। ठीक है, इस प्रकार, तो 6/30 गुणा 100, तो इसे काट पीट कर लेंगे, 20% निकलेगा। अब कोई प्रश्न आता है कि भिन्न में बदलो, तो 100 का भाग लगाएंगे। जैसे 20% को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगा दें, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 15% का भिन्न रूप, तो 15/100, तो निकलेगा 3/20। 18% का भिन्न रूप, तो निकलेगा 18/100। 100 का भाग लगाना है और इसे काट पीट कर लेंगे तो ये निकल आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है 24 80 का कितने प्रतिशत है। जिसके साथ का है वह भाग में लगा दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, और 100 का गुणा करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 4 का 3 कितने प्रतिशत है, तो जिसके साथ का है वह भाग में आ जाएगा। अब ये वाला प्रश्न देखते हैं को प्रतिशत में बदलिए, तो इस प्रकार प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी कक्षा में 30 बच्चे में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो 30 का 80% निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 का हो तो राकेश को कितने अंक मिले, तो 500 का 65% निकाल देंगे तो निकल आएगा कि राकेश को कितने अंक मिले। नेक्स्ट है आपका, एक दुकानदार के पास 60 कप हैं, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो कुल कितने थे, 60 थे, 40 बिक गए, तो 40/60 गुणा 100, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है, कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो पहले 300 थी, 375 हो गई, तो 75 रुपये बढ़ गए। 75 रुपये बढ़ गए, किस पे बढ़े, पहले 300 थे, तो 75/300 गुणा 100 कर देंगे, 25% निकलेगी। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं, कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो निकाल लेंगे। पहले उत्तीर्ण बच्चे निकालेंगे। उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, 1500 के 75% उत्तीर्ण हुए, तो यानी 1125। अब 1125 जो कुल हैं उसमें से घटा देंगे, तो 375 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये प्रतिशत वाले प्रश्न थे। अब देखते हैं व्रत के।
ये मेंसुरेशन है, वृत्त की परिधि या परिमाप पूछा जाए, परिमाप पूछा गया है तो 2 पाई आर होता है, इस सूत्र में रख देंगे। आर बराबर त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है, ज़रूरत हो तो लगाएं, नहीं तो पाई रख दें। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब ज़रूरत कब पड़ेगी, यदि आपको लग रहा है कि हम काट पीट कर लेंगे, ठीक है, 7 का भाग चला जाएगा तो करना, नहीं तो पाई रख देना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास बट्टे 2, वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। जैसे एक ये दिया है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास दिया है और सूत्र में आर बराबर त्रिज्या होती है, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 ऐसे ही लिख देंगे, पाई का मान 22/7 और यहाँ त्रिज्या दी है 7। हमने इसलिए लगाया क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का एक परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब परिधि, लेकिन क्या दिया है, व्यास दिया है। त्रिज्या निकाल लेंगे, आधी कर देंगे। अब वृत्त का परिमाप लिख लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर 35/2 त्रिज्या लगा लेंगे। तो इसे काटेंगे तो 110 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। अब आयत देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का योग होता है। आयत का विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग अंडर रूट में, ये होता है। तो आप सूत्र में रख देंगे, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपके पेपर में ये पूछा गया था कि आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 6 है और चौड़ाई 3 है, इस सूत्र में रख देंगे तो 18 सेंटीमीटर निकलेगी। एक प्रश्न ये पूछा गया था, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल उन्होंने दिया है, लंबाई ये रख दी तो चौड़ाई निकल आएगी, 13 का भाग लग जाएगा, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है, मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, तो ये परिमाप निकालना पड़ेगा, तभी तो चारों तरफ लगाएंगे हम। जैसे ये है आपका ये, तो इसमें आप परिमाप ही तो निकालेंगे। तो परिमाप के लिए 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 110 प्लस 40 150, 150 दूनी 300 सेंटीमीटर, इतना लंबा तार लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 भुजा। तो इस प्रकार ये सूत्र हैं और रख लेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं इन सभी को। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो आपके जो पेपर में जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा वर्ग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है 3/2 भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल सकते हैं, सूत्र रखेंगे √3 3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी ऊंचाई या फिर हम लंबाई से ही कह सकते हैं। कर्ण होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो इस प्रकार यह प्रश्न पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार क्रम से ये दिए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो हमने लगा दिया, आधार की जगह 12 और लंब की जगह 5 लगाया। इसे काट पीट कर लेंगे, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।